YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस YouTube वीडियो में हम रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की YouTube वीडियो में हमने कुछ प्रवृत्तियों का अध्ययन किया और शेष जो प्रवृत्ति है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। रीतिकालीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ब्रज भाषा की प्रधानता। रीतिकाल ब्रज भाषा का स्वर्णयुग रहा है, क्योंकि जहाँ भक्ति भाषा कृष्ण भक्त कवियों तक सीमित थी, वहीं इस काल तक आते आते पूर्ण रूप से काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इसके बाद ब्रज भाषा में लगभग 200 वर्षों तक हिंदी कविता पर छाई रही। ब्रज भाषा के प्रभाव का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि इसमें ब्रज के बाहर के कवियों ने भी इसको अपना काव्य भाषा बनाया। इस युग की कविताओं में आप फारसी के प्रभाव को भी देख सकते हैं। इसकी वजह उस समय के दरबारी जीवन और सत्ता पर मुसलमान शासकों के आश्रित होना प्रमुख वजह है। अगली जो प्रमुख प्रवृत्ति है भक्ति और नीति। रीतिकाल में भले ही रीति निरूपण, श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता हो, व्यापक मात्रा में भक्ति और नीति से संबंधित पद भी मिल जाते हैं, जो इस युग की एक नई देन है। राधा कृष्ण की लीलाओं में श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। नगेंद्र ने भी लिखा है कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है और हो भी नहीं सकता। दरबारी वातावरण के परिणाम स्वरूप इनकी कविताओं में नीति संबंधी उक्तियां भी मिल जाती हैं। इस क्षेत्र में वृंद के नीति दोहे, गिरधर की कुंडलियां तथा दीनदयाल गिरी की अन्य उक्तियां उल्लेखनीय। मुक्तक शैली की प्रधानता। रीतिकाल में कुछ प्रबंध काव्य जरूर लिखे गए हैं, परंतु मुक्तक काव्य रूप को प्रधानता मिली है। दरबारी वातावरण में मुक्तक रचनाएं ज़्यादा उपयुक्त थी, क्योंकि राजाओं सामंतों के पास प्रबंध काव्य को सुनने का न तो उनके पास समय था और न ही धैर्य। अतः इस काल में मुक्तकों, कवित्व और सवैयों की प्रधानता रही। कवित्व में वीर और श्रृंगार रसों का प्रयोग तथा सवैयों में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। बिहारी जैसे कवियों ने दो छंद के सीमित शब्दों में अधिक अर्थ को व्यक्त करने की कला को विकसित किया। अगली जो प्रवृत्ति है वो है संकुचित जीवन दृष्टि। रीतिकाल के कवियों की कविताओं में कोई महान या उच्च उद्देश्य दिखाई नहीं देता है। अधिकतर कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए श्रृंगार और मनोरंजनपूर्ण काव्य की रचना की है। रीतिकालीन कवियों की यहाँ उत्तम काव्य रचना के लिए जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है, उसका नितांत अभाव दिखाई देता है। दरबारी परिवेश और विलासितापूर्ण जीवन की वजह से इनकी दृष्टि इतना संकुचित हो गया कि जीवन के विविध पहलू छूट गए। अगली जो प्रमुख प्रवृत्ति है या अगली जो रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति है, नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। रीतिकालीन कवियों की यह नायिका के नक्शिक वर्णन व्यापक पैमाने पर हुआ है। नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मासल चित्रण में उनकी वृत्ति अधिक रमी है। ये परिवेश ही ऐसा था जहाँ स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, कामुक दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए स्त्रियों के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू छूट गए और इन कवियों की दृष्टि एकांकी हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, यह नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। जहाँ स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, कामुक दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए स्त्रियों के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू छूट गए और इन कवियों का दृष्टि एकांकी हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, यह नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। अगली जो प्रमुख प्रवृत्ति है स्थूल एवं मासल सौंदर्यकांकन। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों के यहाँ स्थूल एवं मासल सौंदर्य का वर्णन हुआ है, लेकिन रीति मुक्त कवियों के यहाँ सौंदर्य सूक्ष्म एवं मनोरम वर्णन दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।